अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वह है डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ इंडिया। एंड ये एक वन शॉट वीडियो होगा। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मिनिमम टाइम में आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एंड जो डेमोग्राफी है टू ग्रीक वर्ड से बना है, जिस डेमोस एंड ग्राफी। सो जो डेमोग्राफी है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोस एंड ग्राफी। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड ग्राफी का मतलब होता है रिकॉर्ड या मेजर या साइनस। दैट मीन्स साइनस ऑफ पीपल और मेजरमेंट ऑफ पीपल और द रिकॉर्ड ऑफ पीपल, ठीक है। एंड द फादर ऑफ डेमोग्राफी इज जॉन ग्रांट। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फादर ऑफ डेमोग्राफी इज जॉन ग्रांट। एंड जो डेमोग्राफी की टर्म पहले दी थी, किसने दी थी? एचाइल गिलार्ड। एचाइल गिलार्ड जो था, इसने डेमोग्राफी की टर्म पहले दी थी। एंड द सेंसस जो 2011 वाला जो सेंसस था, उसका जो मोटिव क्या था? और सेंसस और फ्यूचर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफी हैं कि जो बर्थ रेट है, बी आर शॉर्ट में मैंने लिखा बर्थ रेट एंड डी आर डेथ रेट। अब बर्थ रेट कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन कैसे कांस्टेंट रह रही है, इस बेस पे जो डेमोग्राफी है इसको अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग साइकिल में डिवाइड किया गया है कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जो स्टेज वन है, स्टेज वन में जो बर्थ रेट है ऑलमोस्ट इक्वल है डेथ रेट की। एंड जो स्टेज वन है इसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी। एंड जो स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेज है इसको बोलते हैं हम हाई स्टेशनरी स्टेज, जिसमें जो बर्थ रेट है वो नियरली इक्वल टू होता है डेथ रेट के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे 10 बच्चे, इस पीरियड में 10 बच्चे पैदा हुए हैं और ऑलमोस्ट 10 मर भी गए हैं, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर पीरियड में 10 पैदा भी हुए, 10 मर भी रहे हैं। सो कोई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक। जो ये पॉपुलेशन है ये एक स्टेशनरी है, ठीक है। सो इस फेज को बोलते हैं हम हाई स्टेशनरी। ये था स्टेज वन। एंड जो स्टेज वन है जिसमें बर्थ रेट है ज़्यादा थी डेथ रेट से। अब एक और पॉइंट यहाँ पे, ये क्यों हुआ था? जितने बच्चे पैदा हो रहे थे लोग भी उतना क्यों मर रहे थे? क्योंकि फैसिलिटी उतनी नहीं थी उस टाइम, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उतनी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी पहले, ठीक है। सो उस फैसिलिटी ना अवेलेबल होने की वजह से जो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी या अच्छा न्यूट्रिशन नहीं अवेलेबल था, उस वजह से मर भी ज़्यादा रहे थे, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेज जिसमें जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा होता है डेथ रेट से, इसको बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जो पैदा हो रहे हैं बच्चे वो ज़्यादा हो रहे थे एंड जो डेथ हो रही थी वो कम हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ? अब डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे, ठीक है। अब थोड़े थोड़े हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे होने लगे थे, ठीक है। और हमारा जो खाना पीना जो था वो अच्छा होने लगा, ठीक है। उस वजह से जो डेथ रेट है वो कम होने लगी, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेज, बर्थ रेट जो है, अब बर्थ रेट कम किया गया है एंड डेथ रेट और ज़्यादा कम किया गया है इसमें, ठीक है। अब बच्चे पैदा हो रहे हैं बट कम रेट से पैदा हो रहे हैं। अब लोग मर भी रहे हैं बट बहुत ज़्यादा कम रेट से मर रहे हैं, ठीक है। सो जो डेथ रेट की परसेंटेज है वो बहुत कम है। सो डेथ रेट की परसेंटेज है वो बहुत कम है। और इस स्टेज को हम बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया इज़ करंटली इन दिस स्टेज। और ये पूछा भी गया ऑलरेडी एक एग्ज़ाम में, ठीक है। सो क्या पूछा जा सकता है? इंडिया किस स्टेज में लाइक करता है? जो है वो थर्ड स्टेज है, ठीक है।
अब क्या हुआ था, इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होने लगी, न्यूट्रिशन अच्छा हुआ हमारे लिए, सो रहन सहन सब कुछ अच्छा मिलने लगा है, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे जो डेथ रेट है वो बहुत कम हुई है, ठीक है। नाउ द स्टेज 4। अब स्टेज 4 में जो बर्थ रेट है वो कम है और डेथ रेट, यानी कि अब स्टेज 4 में बर्थ रेट और डेथ रेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। अब हो रहे हैं बच्चे पैदा, मर भी रहे हैं बच्चे, बट कम रेट से मर रहे हैं, पैदा भी कम रेट से हो रहे हैं, मर भी कम रेट से हो रहे हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो डेनमार्क एंड यूके, ठीक है। नाउ फिफ्थ स्टेज में जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है बर्थ रेट से। अब इसमें एग्जांपल देते हैं, मानो 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 11 इस दुनिया से चले जा रहे हैं और 11 मर रहे हैं, ठीक है। सो जो बर्थ रेट की परसेंटेज है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, ठीक है। सो ये इस स्टेज में कौन सा है अभी, जर्मनी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिक्लाइनिंग स्टेज। अब इसमें कुछ याद नहीं रखना है, इम्पॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि इंडिया किस स्टेज में लाई करता है, ठीक है। सो ये स्टेज ऑफ डेमोग्राफी है, ठीक है। अब डेमोग्राफी टर्म्स, ठीक है। बर्थ रेट, अब बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर, लाइव बर्थ्स, ठीक है। कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, बट वो बच्चे जो पैदा होते हैं, फिर कुछ बच्चे जो पैदा होने के बाद मर जाते हैं, ठीक है। हम सिर्फ लाइव बर्थ्स की बात करते हैं, ठीक है, जो जिंदा बच्चे होंगे, ठीक है, ठीक है। सो द बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000। सो कितने बच्चे जीवित हैं लाइव बर्थ्स एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, कितने बच्चे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कितने बच्चे जीवित हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सो हमें ये बर्थ रेट बताएगा, ठीक है। सिमिलरली डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर, कि डेथ्स जो हैं कितने लोग मर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, कितने लोग मर रहे हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सो ये हमें डेथ रेट बताएगा, ठीक है। नाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या कहता है कि जो हाई बर्थ रेट था एंड हाई डेथ रेट जो था, इसकी ट्रांजिशन होना फ्रॉम लो बर्थ रेट टू लो डेथ रेट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है कि जब बर्थ रेट पहले ज़्यादा होती थी, डेथ भी ज़्यादा हो रही थी, अब पे कंट्रोल किया, अब बर्थ रेट भी कम, अब हमने उस पर कंट्रोल किया, अब बर्थ रेट भी कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं। इस ट्रांजिशन पीरियड को बोलते हैं हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब fertility rate refers to the number of live births per 1000 women in the child age bearing ratio, ठीक है। चाइल्ड एज बेरिंग रेशियो होता है वो वुमेन जिनकी एज 15 से 49 है, दे आर कैपेबल टू गिव द बर्थ और टू प्रोड्यूस अ बेबी, उसको बोलते हैं हम चाइल्ड बेयरिंग एज, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितने होते हैं बच्चों के, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वुमेन्स इन द चाइल्ड एज रेशो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सो ये हमें फर्टिलिटी रेट बताता है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वुमेन्स इन द चाइल्ड एज बेयरिंग रेशो, पर्टिकुलरली जो हमारे इंडिया में लिया जाता है 15 से 49 ईयर्स तक, ये जो 15 से 29 ईयर्स तक जो वुमेन्स होते हैं, दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस बेबी, ठीक है। नाउ मोर्टेलिटी रेट, the maternal mortality rate is the number of women who die in the childbirth per 1 लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है। अब मोर्टेलिटी रेट है ये कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक वुमेन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है उसकी डेथ, जब किसी वुमेन की डेथ होती है चाइल्ड बेयरिंग एज में, उसको बोलते हैं हम मोर्टेलिटी रेट,
ठीक है। और इसको हम इम्पॉर्टेंट है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है। एंड ये भी ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। सो जो मोर्टेलिटी रेट, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ वुमेन्स हु डाई इन द चाइल्ड बर्थ एज। वो वुमेन जो चाइल्ड बर्थ एज में जो मर जाती हैं, ठीक है, और इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है। पर 1 लाख यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय लाइव बर्थ्स, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स डिवाइड बाय लाइव बर्थ पर 1 लाख, ठीक है। ऐसे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर एज ऑफ 1 ईयर पर 1000, ठीक है। अब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वो बच्चे जो 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, उसको बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड इसको भी हम पर 1000 से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ सेक्स रेशो is refers to the number of females per 1000 male. So number of females per 1000 male, इसका मतलब होता है सेक्स रेशो कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स एट अ स्पेसिफाइड पीरियड, उसको बोलते हैं हम सेक्स रेशो, ठीक है। नाउ डिपेंडेंसी रेशो हम बोलते हैं कि वो लोग जो 15 साल से कम है, ओबियसली जो 15 साल से कम है वो तो डिपेंडेंट होंगे अपने पेरेंट्स पे, और जो 64 से अब है ये भी डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि जो बूढ़े होंगे वो भी तो डिपेंडेंट, वो तो कोई काम कर नहीं सकते। सो ये दोनों जो हैं बिफोर 15 ईयर्स एज अब 64, ये डिपेंडेंट लोग हैं। और इस दरमियान जो लोग हैं 15 to 64, ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, इनको इंडिपेंडेंट लोग माना जाता है। ये इस एज में जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट रेशो कि इक्वल टू द पॉपुलेशन बिलो, जो पॉपुलेशन बिलो 15 एंड अबो 64 होंगे, डिवाइड बाय करेंगे हम वो लोग जो 15 से 64 के दरमियान आते हैं, उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंसी रेशो। नाउ माइग्रेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको बोलते हैं हम सिंपली माइग्रेशन। अब माइग्रेशन 2 तरीके से हो सकती है, या तो इमाइग्रेशन होगा या तो इमिग्रेशन होगा, ठीक है। नाउ इमाइग्रेशन ई से एग्जिट या लीविंग, कोई पर्टिकुलर एरिया जब हम छोड़ देते हैं, ठीक है, या एरिया या कंट्री, उसको बोलते हैं हम इमाइग्रेशन, ठीक है। स्पेसिफाई रेफर्स टू द एक्ट ऑफ लीविंग वंस ओवन कंट्री और रीजन टू सेटल इन अदर, ठीक है, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इमाइग्रेशन। एग्जांपल, हम इंडिया से दुबई जाएंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इमिग्रेशन। अब नाउ है इमिग्रेशंस। नाउ आई से इमिग्रेशन, आई से इन, यानी कि एंटरिंग एन एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब कोई एंटर करता है उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। यानी कि कोई बाहर से इंडिया आया उसको बोलते हैं हम इमिग्रेशन, ठीक है। नाउ लिटरेसी रेट दोज हु कैन रीड, वो लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज, वो लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज, इसे हम लिटरेसी रेट कहते हैं। बट एज कौन से लेंगे हम, वो लोग जिनकी एज 7 या 7 से ज़्यादा होंगे, वो लोग जिनकी एज 7 या तो 7 से ज़्यादा होंगे और वो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं या समझ भी सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज, उसको बोलते हैं हम लिटरेसी रेट।
नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी, द मेजर ऑफ नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ स्टेजेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ है इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। नाउ फेज़ 1 1901 से 1921 तक जो फेज़ है इसको बोलते हैं फेज़ 1, एंड इस फेज़ को हम बोलते हैं स्टैग्नेंट फेज़, यानी कि रुका हुआ। अब क्यों रुका? इसमें वेरी हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट भी ज़्यादा हो रही है और डेथ रेट भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, 10 पैदा भी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 मर भी रहे हैं। सो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? या तो पुअर हेल्थ फैसिलिटी की वजह से, या तो इलिटरेसी की वजह से। इस वजह से जो फेज़ 1 को बोलते हैं हम स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, क्योंकि फैसिलिटी उतनी ख़ास नहीं थी उस टाइम, ठीक है। And in 1921 recorded as the absolute decline in the population numbers, the year 1921 is known as the year of demographic divide। इम्पॉर्टेंट है, जो 1921 वाला जो ईयर है इसको बोलते हैं हम ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, यानी कि 1921 तक जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही थी। अब 1921 के बाद क्या हुआ था? पॉपुलेशन बढ़ती गई अब, ठीक है। इसलिए 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। ये ऑलरेडी पूछा गया है कितने एग्जाम्स में। फेज़ 2 1921 से 1951 वाला फेज़ को हम बोलते हैं स्टेडी ग्रोथ फेज़, ठीक है। अब थोड़ी ग्रोथ बढ़ने लगी। अब बर्थ रेट वाज स्टिल हाई बट डेथ रेट रिड्यूस्ड। अब बर्थ रेट ज़्यादा थी पहले फेज़ में क्या था? बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था, ठीक है। अब सेकंड फेज़ में क्या हुआ था? बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है बट डेथ रेट जो है उस पर हमने कंट्रोल किया। जो एरो में ऐसे लगा रहा है इसका मतलब होता है इंक्रीज़, और जो एरो में नीचे कर रहा है इसका मतलब होता है डिक्रीज़, ठीक है। सो सेकंड फेज़ में क्या हुआ? बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है, तो एरो ऊपर की तरफ मैं कर रहा हूँ, सो अभी भी ज़्यादा है, बट डेथ रेट जो है वो कम होने लगी है, ठीक है। अब डेथ रेट थोड़ी कम हो गई। अब क्या हुआ था? डेथ रेट क्यों कम होगी? वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, या फिर हम न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलने लगा, ठीक है। इन कंडीशंस की वजह से जो अभी डेथ रेट पे इस पर कंट्रोल किया गया है, ठीक है। सो स्टेडी ग्रोथ फेज़। नव जो थर्ड फेज़ है 1951 से 1981 तक जो फेज़ है इसको बोलते हैं हम रैपिड हाई ग्रोथ फेज़। यानी कि अब जो ये फेज़ है इस फेज़ में अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी है, ठीक है। अब कैसे हुई? अब जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सैनिटेशंस है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो अच्छे फैसिलिटीज़ अब हमें मिलने लगी, अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगा। इस वजह से जो है वो हाई ग्रोथ रेट होने लगी, ठीक है। हाई फर्टिलिटी रेट, जो बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और वो जो बच्चे पैदा हो रहे थे, पहले क्या होता था? जो बच्चे पैदा हो रहे थे, मानो 50% पैदा हो रहे थे, 50% जो है उनकी डेथ भी हो रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्योर फैसिलिटीज़, ठीक है। अब जो फैसिलिटीज़ होने लगी, अब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं और वो बच भी रहे हैं, ठीक है। और लो मोर्टिलिटी रेट, अब मर भी कम रहे हैं, ठीक है। जो वुमेन्स है, जो चाइल्ड बेयरिंग वुमेन्स है, उनकी डेथ भी कम हो रही है, ठीक है। दिस पीरियड इज़ नोन एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इम्पॉर्टेंट है, और ये भी प्रीवियसली किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि किस ईयर को पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। 1951 से 1981 तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नाउ फेज़ 4 1981 से, या करंट बोल सकते हो आप, 1981 से टू प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम हाई ग्रोथ, ठीक है। अब बर्थ रेट पे थोड़ा कंट्रोल किया गया है एंड डेथ रेट पे और ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, ठीक है। ये अभी फेज़ 4 है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेंसस?
systematically obtaining and recording information about people in a country or any region is called census. कि लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर रीजन में, इसको बोलते हैं हम सेंसस, ठीक है। दिस इज़ डन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड इज़ डन अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पीरियड में ये किया जाता है, ठीक है, एंड किसके अंडर ये किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो सेंसस है इसको कौन कंडक्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट है। नाउ इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला सेंसस कंडक्ट किया गया वो है 1951 में, एंड जो ये सेंसस 2011 वाला था, ये कितनेवां सेंसस था? जो सेंसस 2011 था ये सो फार 15th सेंसस था, ठीक है। एंड 2021 में कोई सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंसस की प्रेडिक्शन 2024 में होगा आफ्टर इलेक्शंस, ठीक है। और जो इंडियन सेंसस डे है वो 9 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ सेंसस। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इंडियन सिटी वाज कंडक्टेड इन 1830। एक सिटी ढाका में पहला सेंसस किया गया था 1830 में। किसने किया? बाय हेनरी वाल्टर ने, जिसे ढाका कहते हैं आज, ठीक है। सो हेनरी वाल्टर जो है इसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस। सो हेनरी वाल्टर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब होते हैं इनकम्प्लीट, नॉन सिंक्रोनस का मतलब होता है कंप्लीट, नॉन सिंक्रोनस का मतलब होता है इनकम्प्लीट। सेंसस कंडक्टेड इन 1822। सो पहला सेंसस जो कंडक्ट किया गया 1872 में, किसके रेन में? लॉर्ड वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में पहला सेंसस कंडक्ट किया गया। ये इनकम्प्लीट सेंसस था, ठीक है। एंड जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर ब्रिटिश रूल ऑन 17 फेब 1881 में अंडर लॉर्ड रिपन, ठीक है। सो 1872 में पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था लॉर्ड मेयो के टाइम पे, जो कि इनकम्प्लीट सेंसस था। और जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो किया था वो किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे, एंड 1881 में ये हुआ था। एंड उस टाइम जो सेंसस कमिश्नर था वो था WC प्लोडन, इम्पॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर अगर पूछा जाए वो था WC प्लोडन। एंड जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है वो किसके टाइम पे किया गया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन अनइंटरप्टेडली वंस। उसके बाद क्या हुआ था? ये डिसाइड किया गया कि हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट बिगन ऑन 9 फेब 1951। जो पहला सेंसस जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद जो पहला सेंसस कंडक्ट किया गया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का वो 1951 में किया गया, ठीक है। कंडक्टिंग अथॉरिटी ऑफ सेंसस। अब ये सेंसस जो कंडक्ट कर रहे हैं ये कौन कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। सो ये बॉडी हैं जो ये सेंसस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ साइलेंट फीचर्स ऑफ सेंसस 2011। CM Chandra Moli was the Registrar General and Census Commissioner of India. सो 2011 में जो सेंसस हुआ था उस वक्त जो सेंसस कमिश्नर था वो था CM चंद्रा मौली, ठीक है। एंड जो स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 था वो था ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। इट इज़ द 15th सेंसस सो फॉर। 1872 में जो पहला सेंसस हुआ उसके बाद जो 2011 में सेंसस हुआ ये 15 वाला सेंसस था, 15th वाला सेंसस था। अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट के बाद जो ये सेंसस था ये 7 था, ठीक है। सो ध्यान से क्वेश्चन देखना। अगर जनरल पूछा जाए
तो 15th सेंसस था। अगर इंडिपेंडेंट के बाद पूछा जाए 2011 वाला जो सेंसस था वो 7th था, ठीक है। और जो 2011 सेंसस कंडक्ट किया गया, टोटल जो स्टेट्स है यूटीज़ में, कितने स्टेट्स यूटीज़ में इसको कंडक्ट किया गया 35 में। एंड टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए गए 40 डिस्ट्रिक्ट। एंड टोटल कितने लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट किया गया 16 लैंग्वेजेस में। एंड इसका कॉस्ट 22 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली बताया जाता है, ठीक है। एंड जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो था वो था 121 बिलियन। एंड जो ये 1.2 बिलियन है, अगर हम उसको वर्ल्ड वाइड के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड अगर हम लैंड के हिसाब से देखें तो जो इंडिया का जो 2.4% जो ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, ठीक है, जो इंडिया है ये 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया है, ठीक है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। और अगर लैंड के हिसाब से देखें तो जो इंडिया है वो 7th नंबर पे है, ठीक है। किसके बाद पहले नंबर पर रशिया है, जिसका जो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो रशिया का, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो 2011 में जो पहला, इससे पहले सेंसस हुआ था, उसके बाद 2011 में सेंसस हुआ, जो इसमें ग्रोथ रेट हुई है वो कितना था 17.6% जो ग्रोथ रेट हुई है। सो 2001 टू 2011 में जो ग्रोथ रेट देखी गई है वो 17.6% जो ग्रोथ रेट देखा गया, ठीक है। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और जो 1991 और 2011 में जो इस टाइम जो ग्रोथ रेट देखा गया था वो था 21.5%, ठीक है। और जो 2001 टू 2011 में जो ग्रोथ रेट देखा गया वो 17.6%। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो 1991 टू 2001, नाउ 2001 टू 2011 में जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू 1991 से, क्योंकि यहाँ पे 21.5% है, यहाँ पे 17.6% है। सो ऑलमोस्ट जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, ठीक है। एंड ये पूछा जाता है 2001 टू 2011 में कितना ग्रोथ रेट हुई है 17.6%। नाउ मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट, अब 1911 टू 1921 वाला पीरियड ऐसा था जब नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है, और कितनी वो 0.32%, ये भी पूछा गया ऑलरेडी। नाउ मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट, जो मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट किस पीरियड में हुई 1961 से 1971 में 24.80% ग्रोथ रेट हुआ है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट किस में हुआ है एंड मिनिमम डिकेडल ग्रोथ किस में हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर जो था वो था W.C. प्लोडन 1881 में। एंड जो फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो था वो था M.W. येट्स। ये था ब्रिटिश इंडिया का, ये था इंडिपेंडेंट इंडिया का। एंड जो 12th रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो था 2011 में वो था चंद्रा मौली। जो सेंसस कमिश्नर था 2011 में वो था चंद्रा मौली। एंड जो करंट सेंसस कमिश्नर है वो था श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जो करंट सेंसस कमिश्नर है, ठीक है। नाउ हाईएस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, वो स्टेट जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो था यूपी, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम, ठीक है। ओवरऑल सब अगर हम सारे स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, यूटीज़ को कंपेयर करेंगे
तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूपी की है, ठीक है। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन, और वो कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, वो है सिक्किम। ये स्टेट्स की बात है। अब यूटी की बात है। वो यूटी जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो दिल्ली। एंड यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन वो है लक्षद्वीप। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं बाद में करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए स्टेट वो कौन सा स्टेट जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन हुआ यूपी, लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, यूटी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली, यूटी विद लोएस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप। बट अगर ओवरऑल पूछा जाए जनरल में कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है स्टेट और यूटी को लेकर, वो है यूपी। अगर हम लीस्ट की बात करें, लीस्ट पॉपुलेशन किसका है, वो है लक्षद्वीप का। ओवरऑल सबसे लोवेस्ट जो है वो लक्षद्वीप का है। अगर हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की देखा जाए वो मेघालय का है, ठीक है। जो हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हुआ है वो मेघालय का सबसे ज़्यादा हुआ है, और जो सबसे कम हुआ है वो है नागालैंड, नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी इम्पॉर्टेंट है। 38 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ से 1 किलोमीटर लेंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर, सो एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। नाउ वो स्टेट जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसमें ज़्यादा लोग नज़दीक रहते हैं, वो बिहार है। स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे लोग जो हैं दूर दूर रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसको समझ सकते हो। नव यूटी की बात करें, वो यूटी जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, दिल्ली। अगर आप दिल्ली गए हो आप देख सकते हो कि वहाँ पे कितने लोग ज़्यादा नज़दीकली रह रहे हैं, ठीक है। यूटी विद लोवेस्ट डेंसिटी अंडमान एंड निकोबार। सो अंडमान एंड निकोबार है वो यूटी जिसकी सबसे कम डेंसिटी है, ठीक है। नाउ एससी एंड एसटी पॉपुलेशन, अगर परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन देखें इंडिया में वो टोटल 16.6% है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ एसटी इन इंडिया है वो 8.6% है। हाँ, एग्ज़ाम से पहले आप 2023 के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, अगर गूगल पे आपको मिलता है, ठीक है। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। नाउ स्टेट विद हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, वो स्टेट जिसकी हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन है वो है यूपी। स्टेट विद हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन वो है मध्य प्रदेश। यूटी विद हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन वो है दिल्ली। यूटी विद हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन वो है लक्षद्वीप, ठीक है। उत्तर प्रदेश, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश विद हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ सेक्स रेशो, सो अकॉर्डिंग टू सेंसस सेक्स रेशो 1940 पर 1000 मेल्स। सो फीमेल्स 940 थी, कितने मेल्स में, 1000 मेल्स में। नाउ स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो वो था 1084। सो जो केरला स्टेट है उसका हाईएस्ट सेक्स रेशो है वो था 1084, कितने में, 1000 में। यानी कि 84 जो फीमेल्स हैं इसमें एक्स्ट्रा है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। स्टेट विद लोवेस्ट सेक्स रेशो, वो स्टेट जिसका सेक्स रेशो सबसे कम है वो था हरियाणा, कितना, 879 पर 1000 मेल। यानी कि यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते इसकी डिफरेंस देख के कि कितने जो मर्द बच रहे हैं विदाउट, अगर उनको कोई भी लड़की नहीं मिल सकती, ठीक है। नाउ यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशो, यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशो वो है पुडुचेरी
1037 एंड यूटी विद लोवेस्ट सेक्स रेशो है दमन एंड दीव 618। ठीक है, यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो केरला का सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशो। अगर आप सबसे कम देखेंगे वो है यूटी में दमन एंड दीव का। ओवरऑल सबसे कम इसी में है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रख सकते हो? वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। काश हर परिवार में डॉटर होती। के केरला, हर हरियाणा, परिवार पुडुचेरी, डॉटर दमन एंड दीव। ठीक है, सीरियल वाइज काश केरला, हर हरियाणा, परिवार पुडुचेरी, डॉटर दमन एंड दीव। ठीक है, केरला का सबसे ज़्यादा है, दमन एंड दीव का सबसे कम है। केरला मैक्सिमम ओवरऑल अगर देखेंगे तो केरला का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है, दमन एंड दीव का लोवेस्ट ओवरऑल है। ठीक है, अगर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करेंगे वह है 1914। और जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम? जो 0 से 6 ईयर्स तक जो बच्चे हैं उसको काउंट करते हैं हम चाइल्ड सेक्स रेशो में। एंड इसका जो चाइल्ड सेक्स रेशो आया है 2011 के अकॉर्डिंग वो है 914। ठीक है, 914। एंड जो हाईएस्ट अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशो देखेंगे वो है अरुणाचल प्रदेश का 972 में। और जो लोवेस्ट सेक्स रेशो, जो लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो है वो है हरियाणा का 834। ठीक है, ना अगर हम एरिया वाइज देखेंगे राजस्थान का मैक्सिमम एरिया अगर देखेंगे, एरिया का सबसे एरिया में सबसे ज़्यादा टॉप रैंकेड पे कौन है? वो है राजस्थान। ठीक है, और जो गोवा है वो उसका मिनिमम एरिया है। ठीक है, सो मैक्सिमम एरिया राजस्थान, मिनिमम एरिया गोवा एंड मैक्सिमम एरिया इन यूटी, अंडमान एंड निकोबार। एंड जो लक्षद्वीप है उसका ओवरऑल सबसे कम है। सो राजस्थान का ओवरऑल मैक्सिमम है, लक्षद्वीप का ओवरऑल कम है। इसको अगर याद रख सकते हो, रोज़ घर आना लड़के, ऐसे भी याद रख सकते हो। आर फॉर राजस्थान, जी फॉर गोवा, ए फॉर अंडमान एंड निकोबार, AN अंडमान निकोबार एंड लड़के दैट मीन्स लक्षद्वीप। सो सीरियल वाइज हैं, राजस्थान मैक्सिमम, गोवा मिनिमम, अंडमान निकोबार मैक्सिमम, लक्षद्वीप मिनिमम। सो लक्षद्वीप का ओवरऑल मिनिमम है, राजस्थान का ओवरऑल मैक्सिमम है। नाउ लिटरेसी रेट इन इंडिया, जो लिटरेसी रेट है वो 74.4%। अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे वो 82.14%। और अगर हम फीमेल्स लिटरेसी रेट की बात करेंगे वो 65.46%। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अब केरला जो है इसका सेक्स रेशो भी सबसे ज़्यादा था और लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है और 93.91%, यानी कि ओवरऑल मैक्सिमम है। तो केरला ओवरऑल मैक्सिमम दोनों में है। ठीक है, स्टेट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार। ठीक है, सो बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट है 63%, लीस्ट ओवरऑल। सो सबसे कम बिहार का ही है यूटी और स्टेट को लेके। यूटी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, वो यूटी जिसकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो है लक्षद्वीप। सो ये हर जगह स्पेलिंग मिस्टेक है। सो लक्षद्वीप का सबसे मैक्सिमम लिटरेसी रेट है 91.85% है। ठीक है, सो क्लोज टू केरला। यूटी विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट, दादरा एंड नागर हवेली का जो है वो सबसे कम है। ठीक है, नाउ मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, अगर हम अब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है किस डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा, वो है थाने, मुंबई में। ठीक है, लीस्ट पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है वो है दिबांग वैली, आंध्र प्रदेश। एंड जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ है, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, वो हमने स्टेट का पढ़ा था मेघालय, बट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की बात है वो है कुरुंकुमे, आंध्र प्रदेश। एंड जो लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है वो है डिस्ट्रिक्ट लोंगलेंग, नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है लोंगलेंग, जिसका सबसे कम डिकेडल ग्रोथ हुआ है। ठीक है,
ये सारे पॉइंट्स पूछे गए, ऑलरेडी पूछे गए, JKSSB ने ये सारे पॉइंट्स पूछे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हाईएस्ट सेक्स रेशो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे वो है डिस्ट्रिक्ट माही, वो है पुडुचेरी, ठीक है। और जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो है डिस्ट्रिक्ट दमन, ठीक है। एंड जो हाईएस्ट जो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट जो किसी डिस्ट्रिक्ट की है वो है सरचिप मिज़ोरम का। एंड जो लोवेस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट हैं वो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ये आपका डेमोग्राफी एंड सेंसस कंप्लीट हुआ है 2011 के अकॉर्डिंग। सो मैंने अपने हिसाब से कोशिश की है कि मैं हर एक पॉइंट इसमें डिस्कस करूं। सो if you have not subscribed my channel, please do like, share and subscribe my channel. So thank you for watching this lecture.